चलो जी बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अगेन हमने सीक्वेंस से कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें से भी, ठीक है ना? ठीक है बेटा 2 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे डेलीगेशन की। अगर मैं पूछूं आपसे डेलीगेशन क्या चीज होती है, बेटा इसका सिंपल सा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना किसी चीज को। और मैं पूछूं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो इसका मतलब होता है बेटा पावर को बांटना, ठीक है बाबू। डेलीगेशन के अपने आप में 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट का नाम है अथॉरिटी, जिसका जिक्र हमने कर रहा है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। एक एलिमेंट का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी भी बात कभी ना कभी करी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। और बेटा अकाउंटेबिलिटी, ये आपके लिए कंप्लीटली न्यू टर्म है। चलो जी देखते हैं बेटा क्या होता है। अथॉरिटी क्या होता है बेटा? पावर टू टेक डिसीजन। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। एंड अकाउंटेबिलिटी, बेटा इसका मीनिंग होता है आंसरेबिलिटी। अथॉरिटी है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लिगेशन या आपकी लाइबिलिटी है ये। बेटा अकाउंटेबिलिटी क्या है? बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। ये आंसरेबिलिटी है, जवाबदेही है आपकी, ठीक है जी बाबू। मीनिंग तो चलो समझ में आ गया। इन दोनों का मीनिंग तो हमें पहले भी पता था। और फ्योल तो हमेशा बोलता था देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी ज्यादा दोगे इंसान को, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो वो मिस यूज करेगा, वो हिटलर बनेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे तो बेटा इट विल क्रिएट डिसकंटेंटमेंट एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। यही बात पढ़ चुके हैं ना हम, ठीक है। एक मिनट जरा सब सामने देखना मेरी तरफ। मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, तीनों टर्म क्लियर करूंगा। बेटा मान लो एमडी ने सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया और उसको टारगेट दिया है कि आपको 2000 यूनिट सेल करनी है, ठीक है 2000 यूनिट सेल करनी है आपको। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, 2000 यूनिट बेचनी है। सेल्स मैनेजर की अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको काम दिया गया 2000 यूनिट बेच बेटा। और हमने पढ़ा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल अमाउंट पे होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसको पावर भी दे दी कुछ ना कुछ। इसको पावर दे दी, तुम 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो। यानी कि अगर आपको बेचने के लिए कहीं जाना पड़े, एक एक्स्ट्रा सेल्समैन अपॉइंट करना पड़े, वो कहीं ट्रैवल करे, तो कर सकते हो। 50,000 रुपए खर्चने तक की पावर दे दी, पर 2000 यूनिट बेचनी है। यानी कि बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी दे दी, ठीक है जी। इसने क्या किया बेटा? 4 सेल्समैन अपॉइंट करे, ठीक है। सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3, सेल्समैन 4, ठीक है। इसने सबको बांट दिया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसने सबको बोल दिया 500 यूनिट तूने बेचनी है, 500 यूनिट तूने बेचनी है, 500 यूनिट तूने बेचनी है और 500 यूनिट तूने बेचनी है, ठीक है। और साथ ही साथ सबको पावर दे दी बेटा 12,500 रुपए तू खर्च कर सकता है, 12,500 तू खर्च कर सकता है, 12,500 तू खर्च कर सकता है और 12,500 तू खर्च कर सकता है, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, आपके सामने 3 टर्म लिखे हैं, क्या अथॉरिटी बांटी जा सकती है? यहां देखकर बताओ। बांटी जा सकती है? बांटी जा सकती है पक्का। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जा सकती है? पक्का बांटी जा सकती है बेटा। अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, एमडी ने करा सेल्स मैनेजर को, सेल्स मैनेजर ने करा आगे सेल्स पर्सन को, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बांटा जा सकता है। 2000 यूनिट इसको बेचने की जिम्मेदारी दी, इसने आगे दे दी जिम्मेदारी। अथॉरिटी बांटी जा सकती है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। ये बात समझ लो बेटा। मैं बोलता हूं इससे 500 यूनिट नहीं बिक पाई और इससे भी 500 यूनिट नहीं बिक पाई, ये बेच पाया सिर्फ 200 और ये बेच पाया 400। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, और ये बेच पाया 400 पूरी कोशिश करने के बाद भी, ठीक है। टारगेट अचीव नहीं हुआ, एमडी ने किसको बुलाना है? सेल्स मैनेजर को या सेल्स पर्सन को? बस ये बता दो, सेल्स मैनेजर को। क्या वो ये लॉजिक दे सकता है मैंने तो आगे ड्यूटी बांट दी थी, उन्होंने काम नहीं करा? बेटा कोई सुनवाई नहीं आपकी। वो किसी एम्प्लॉय को नहीं जानता ना एमडी बात करने वाला किसी एम्प्लॉय से ऑन अ सीरियस कंसर्न, वो बात नहीं करता।
उसे बात किससे करनी है वो सेल्स मैनेजर को जानता है। आप मिडिल लेवल की पोस्ट हो, ये टॉप लेवल की पोस्ट है, आपका आपस में इंटरेक्शन है, वर्कर के साथ लोअर लेवल के साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है। बेटा अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट होती है। इवन यू हैव डेलीगेटेड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कांट डेलीगेट द अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही तो आप ही की है, जवाब तो हर हाल में आपको देना है। अकाउंटेबिलिटी हमेशा एब्सोल्यूट होती है। बात समझ आई? ये बात समझ में आई पक्का? अगर 3 डिफरेंस लिखने को आ जाए अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में, एक तो लिखा जाएगा मीनिंग, लिखा गया। एक लिखा जाएगा बेटा डेलीगेशन, ठीक है ना, लिखा गया। अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट होती है, ये नहीं हो सकती। तीसरा लिखा जाएगा फ्लो। ये समझो क्या होता है बेटा, अथॉरिटी का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड्स है। पावर आपके पास थी तभी तो आपने दी, और आपके पास थी तभी तो आपने दी। बेटा अथॉरिटी का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है? टॉप से बॉटम चलता है, ठीक है जी, बात समझ आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है? डायग्राम में स्ट्रिक्टली मत जाना, बावले हो जाओगे। ये भी कह दोगे आप डाउनवर्ड्स टॉप टू बॉटम, ऐसे नहीं। लिखने का तरीका समझो कैसे लिखा हुआ है। बेटा आप हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने अपर लेवल के लिए, अगर आपने काम ना किया तो, और ये भी हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने अपर लेवल के लिए अगर इसने काम ना किया हो तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो हमेशा अपवर्ड्स होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और सेम वे अकाउंटेबिलिटी का फ्लो हमेशा अपवर्ड्स होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जवाबदेही तो सीनियर लेवल को ही करोगे ना आप, ठीक है ना। तो इन दोनों का फ्लो कैसा रहता है बेटा? हमेशा अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बात समझ आई? कर चला जा भाई। हाँ जी, बात ओके इतनी पक्का? चलो, अगर आप कह रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूं आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। चलो, खैर इतनी सी बात है। बाकी एक डेफिनेशन दी गई है डेलीगेशन की, आपके नोट्स में पढ़कर बताना क्या लिखा है। Delegation of authority means granting of authority to the subordinates to operate within prescribed limit। बेटा सुन लो, मैं बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, चलो छोड़ो अगर नहीं भी खोला तो आपने। Delegation of authority means granting of authority to the subordinates to operate within a prescribed limit। बेटा एक बात समझ दो, देखो अगर देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है, कहता है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, पावर देना सबऑर्डिनेट को। लेकिन बेटा जब भी किसी इंसान को पावर दी जाती है हमेशा उसको उस पावर का मैक्सिमम स्कोप बताकर पावर दी जाती है। मैक्सिमम स्कोप बेटा नहीं बताओगे ना तो वो तो पक्का ही हिटलर बना रहे हो आप उसको। कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ऐसे थोड़ी कह दोगे क्लास मॉनिटर को क्लास को माइंड करना है किसी भी तरीके से कर दे, 10 लगा दे चाटे अगले के, बस माइंड कर दे। बेटा हिटलर ही तो बन रहा है फिर वो। आप जब भी पावर दोगे किसी इंसान को उसका मैक्सिमम स्कोप जरूर बताओगे कि किस दायरे से बाहर नहीं जा सकता तू। समझ आई बात? ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया, तीनों एलिमेंट भी समझ में आ गए। चलो अब आगे कुछ बात करते हैं काम की, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ जी, अब पढ़ते हैं बेटा आगे की बात करते हैं डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये बेटा ये दोनों बातें ना बहुत आराम से समझना, क्योंकि केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हो आप। जहां होता है डेलीगेशन वहां आंसर लिखते हो, डिसेंट्रलाइजेशन जहां होता है डिसेंट्रलाइजेशन वहां लिखते हो डेलीगेशन। इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर ऐसा है नहीं बेटा, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। चलो बताते हैं आपको। डिसेंट्रलाइजेशन की बात हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में की है ना कभी, याद है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन 8th प्रिंसिपल है फेओल का। चलो करता हूं बात। बेटा देखो, डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू द सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन का भी मतलब होता है काम को बांटना, पर ये बोलता है बेटा काम को बांटना है टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। जब तक लोएस्ट लेवल पे ना पहुंच जाओ तब तक काम को बांटना है। डिसेंट्रलाइजेशन ये बोलता है, ये कहता है काम को बांटना है। मैं आपको बताता हूं बेटा ये कंपलसरी प्रोसेस है।
बिकॉज नो इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म द एंटायर टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी के भी बस की बात नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है बेटा अकेले पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल लेगा, सब कुछ खुद कर लेगा, कर ही नहीं सकता। इसलिए बेटा डेलीगेशन किसी एक्सटेंट तक कंपलसरी है। एक इंसान सब कुछ तो कर नहीं सकता, इसलिए वो काम को बांट देता है। ठीक है, ये तो कंपलसरी चीज है बेटा। इट इज टोटली ऑप्शनल डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, आप अकेले नहीं कर सकते थे, काम को बांटना था, पर ये थोड़ी कहा था बेटा काम को लोएस्ट लेवल तक ही पहुंचा दो। ये किसने कहा था? ये तो आपकी पॉलिसी हो सकती है बस। सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसी है, लेकिन डेलीगेशन एक कंपलसरी टास्क है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? डेलीगेशन कंपलसरी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, इन डेलीगेशन जनरली 2 लेवल्स आर इन्वॉल्व। एक लेवल काम बांटने वाला और दूसरा काम रिसीव करने वाला। जनरली 2 ही होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली 2 होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीपल लेवल। पेपर में क्वेश्चन आता है इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मैनी। तो अब वर्ड का मतलब समझ गए होंगे बेटा, यहां मतलब लेवल से है। वो बोलते हैं इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 लेवल इन्वॉल्व है। एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मैनी, यानी कि मल्टीपल लेवल इन्वॉल्व है पिक्चर में। ठीक है, बात समझ आई बेटा। डेलीगेशन किया जाता है सुपीरियर के बर्डन को कम करने के लिए। ये ओवर बर्डन है, सारा काम ये देख रहा है, इसका बर्डन कम करने के लिए काम को बांट देता है। लेकिन बेटा डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाने के लिए। आप ओवर बर्डन होके नहीं, आपने क्या करा, काम को लोएस्ट लेवल तक बांट दिया, आप इनका रोल बढ़ाना चाह रहे हो। बेटा डेलीगेशन में देयर इज अ कंट्रोल बाय सुपीरियर। अगर उसने आपको काम बांटा है भी ना बेटा, पक्का जवाब मांगेगा आपसे और हमेशा कंट्रोल करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। बेटा हेयर लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर। काम बांट दिया, भूल जाते हैं, जवाब ही नहीं मांग रहे आपसे। इतने सारे डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। इसी के साथ मैंने टॉपिक खत्म कर दिया। आपके नोट्स में सबसे लास्ट में लिखा है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। पूरा हो चुका, घर पढ़ लेना, कर चुका मैं पूरा। फिलहाल के लिए एक बात बताओ, बात समझ आई सारी जितनी मैंने बोली अभी तक? सब बात समझ आई? चलो अब एक काम की बात बताता हूं बेटा। 6 एडवांटेज इसकी हैं मेरिट्स, और 6 मेरिट्स इसके। मेरिट इंपॉर्टेंस कह लो, एडवांटेज इंपॉर्टेंस के नाम से। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, और बच्चे इसको याद करते हैं अलग अलग तरीके से। देखो एक बात सुनो बेटा, हेडिंग तो एनसीईआरटी की याद करनी है जैसे मैंने नोट्स में प्रिंट की है। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, मैटर लगभग सिमिलर है। एक बात बता, मैं आपसे पूछता हूं, यहां से उठकर काम यहां आया डेलीगेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में यहां से उठकर यहां तक आया, क्या दोनों ही के केस में एम्प्लॉय को मौका मिल रहा है कि नहीं डिसीजन मेकिंग का? दोनों ही केस में मिल रहा है। अगर आज छोटे मोटे डिसीजन लेंगे तभी तो कल को बड़े लेंगे। ठीक है, दोनों ही के केस में यहां पर भी और यहां पर भी टॉप लेवल फ्री हो रहा है कि नहीं हो रहा? फ्री हो रहा है, कुछ तो रिलीफ मिल रहा है टॉप लेवल को। दोनों ही केस में क्या एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं? टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर करने को मिल रही है, ये भी टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर कर रहा है, ये भी। दोनों ही केस में एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। बेटा यकीन मानना 5 हेडिंग बिल्कुल सिमिलर है, बस वर्ड चेंज है। मैं एक करा दूंगा, दूसरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बस मेरे को एक हेडिंग एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी। यहां पर 5 हेडिंग बिल्कुल सिमिलर है। लो, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अभी पढ़कर बताता हूं, जरा दोनों पेज निकाल लो। सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट होगा शायद, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में पहली इंपॉर्टेंस लिखी होगी शायद इफेक्टिव मैनेजमेंट, और उधर 4th हेडिंग लिखी होगी रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। सेम है ये दोनों। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट लिखी होगी डेलीगेशन में, थर्ड लास्ट होगा। अर्पित मिल गया? ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन में 4th नंबर पे रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड हेडिंग इधर लिखी होगी एम्प्लॉय डेवलपमेंट, और उधर फर्स्ट हेडिंग लिखी होगी डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, सॉरी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड हेडिंग इधर शायद सेकंड नंबर पे लिखी है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ठीक है,
उधर थर्ड हेडिंग लिखी है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, इधर फर्स्ट हेडिंग लिखी है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, उधर फोर्थ हेडिंग लिखी है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, दोनों जगह फोर्थ नंबर पे ही है शायद, इधर फिफ्थ पे होगी शायद, ठीक है। इधर होगी बेटर कोऑर्डिनेशन, उधर होगी बेटर कंट्रोल। 5 हेडिंग बिल्कुल सिमिलर है, बस एक हेडिंग का अंतर है, वो अभी पता लग जाएगा, ठीक है जी। चलो पहले 5 हेडिंग ओके करते हैं। हाँ, इधर क्विक डिसीजन मेकिंग है और उधर है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, वो सिमिलर नहीं है, उनका जिक्र करेंगे। लेकिन बेटा स्टार्ट करता हूं, मैं डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस करा रहा हूं, आप डिसेंट्रलाइजेशन की चिपका सकते हो, ठीक है। एक वर्ड आता है लैटिन लैंग्वेज का, उसमें बोलते हैं मुटैटस मुटेंडिस, मुटैटस मुटेंडिस, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट सब्जेक्ट टू द नेसेसरी मॉडिफिकेशन। हेडिंग का नाम अलग लिखना है, एनसीईआरटी जैसा लिखना है, मैटर तो सिमिलर है, जहां जहां डेलीगेशन आया वहां डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। मुटैटस मुटेंडिस, कट कॉपी पेस्ट सब्जेक्ट टू द नेसेसरी मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। हाँ, बस ये मत कर देना यार कि वर्ड भी डेलीगेशन लिखा है, फिर तो मैं बोलूंगा नकल के लिए बहुत अकल चाहिए इंसान को, ठीक है ना। अगर हम नकल भी नहीं कर सकते तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है जी। चलो पहली हेडिंग की बात करते हैं। पहली हेडिंग है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब बहुत काम की बात करने जा रहा हूं मैं आपसे, बहुत सारे एग्जांपल भी दूंगा आपको समझ आएगा बहुत आराम से टॉपिक। बेटा देखो एक बात सुनो, डेलीगेशन में मैनेजमेंट क्यों अच्छा हो जाने लगता है। देखो क्या होता है, जनरली ना हम डेलीगेट पता है क्या करते हैं, टॉप लेवल ओवरबर्डन्ड है, सारा काम कर रहा है। बेटा अब इसको समझ में आया कुछ टाइम के बाद कि मैं सारा काम नहीं कर सकता। इसने क्या करना शुरू करा, इसने कहा ठीक है कुछ काम को बांटते हैं, लेकिन जब ये काम बांटता है ना बेटा, इंपॉर्टेंट डिसीजन हमेशा अपने हाथ में रखता है। और क्या करता है बेटा, जो सेकेंडरी मैटर्स हैं, जो रूटीन डिसीजंस हैं, जो इनसिग्निफिकेंट बातें हैं, उन सबको डेलीगेट कर देगा बेटा अपने लोअर लेवल को। इनको कहेगा आप रूटीन जॉब हैंडल करो, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखता हूं। एक बार बताओ बेटा, टॉप लेवल ऐसा करके क्या फ्री नहीं हो जाता फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। रूटीन टास्क से वो फ्री हो गया, जो काम उसको रियलिटी में करना चाहिए सिर्फ वही काम कर रहा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजन दे रहा है। क्या बेटा अच्छे नहीं होने लगेंगे। ही कैन बेटर कंसंट्रेट ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर। बेटा सारा दिन घिरा रहता था छोटी मोटी प्रॉब्लम से, 4 घंटे इंपॉर्टेंट काम करता था, बचे हुए 8 घंटे बेकार के काम करता था, 8 घंटे से फ्री हो गया बेटा। रूटीन जॉब ज्यादा होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए टाइम कम चाहिए आपको। हर दिन के हिसाब से देखोगे तो, रोज के हिसाब से देखोगे तो ही कैन बेटर कंसंट्रेट ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर। और एक बात और बोलता देते हूं बेटा, बेटर कंसंट्रेट तो करेगा ही करेगा, एज वेल एज बेटा ये कोशिश करेगा टू एक्सेल इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटी खोजने की भी कोशिश करेगा। मैं आपको बात बता देता हूं, आपको कुछ क्लैरिटी होगी, ठीक है। पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी सारे काम खुद ही किया करता था, ठीक है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद लड़के ट्रेंड ही नहीं हुए थे तब तक, ठीक है। अब बेटा अकाउंटिंग मैं संभाल रहा हूं, ठीक है, रिटर्न्स मैं फाइल कर रहा हूं। धीरे धीरे बेटा मैंने उनको ट्रेंड किया, उसके बाद मैंने उनको समझा दिया कि अब सब जिम्मा तुम्हारा है। जब तुम ट्रेंड हो जाओगे, ट्रेंड हो गए 2-3 महीने में, मैंने कहा ये जिम्मा तुम्हारा है, मेरा जिम्मा नहीं है। मैं हैंडल क्या कर सकता हूं, जीएसटी में केसेस लगते हैं क्लाइंट के, वो देखूंगा मैं, इंपॉर्टेंट एरिया, और इनकम टैक्स के केसेस देखूंगा। मैं रूटीन जॉब नहीं हैंडल कर सकता। मैं बेटा फ्री हो गया फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क, ये रोज के अकाउंटिंग के झमेले से फ्री। वो देखेंगे स्टाफ लोअर लेवल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे बेटा, केसेस, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरिया, और रोज तो लगते नहीं केसेस। तो जब फ्री रहूंगा तब क्या करूंगा बेटा, कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करूंगा, खाली तो नहीं बैठा जाएगा ना बेटा। इसी वजह से बेटा मैंने रुड़की ऑफिस बना लिया एक, सिर्फ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के। ये सच में बात बोल रहा हूं मैं आपको। सिर्फ सहारनपुर सिटी में ऑफिस होता था, रुड़की ऑफिस बना चुका हूं मैं आज से 1 साल पहले, कि जब मैं फ्री हुआ फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क, बेटा नई अपॉर्चुनिटी दिमाग में खुद ब खुद आने लगती हैं, और आप उसके लिए मेहनत करते हो, खाली नहीं बैठ सकते आप। समझ आई बात, ठीक है। सेकेंड वन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। बेटा एम्प्लॉय तो डेवलप करेगा ही करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इसको कोई डिसीजन मेकिंग दोगे ही नहीं तो कभी आएगी डिसीजन मेकिंग? आप उसे आज कह दो नहीं नहीं जो मैं बता रहा हूं बस वो करता रहे, तो बेटा पूरी जिंदगी वो वही करता रहेगा जो आप बताते रहोगे।
आज मैं उसको कहूंगा ठीक है अब तू रूटीन जॉब से रिलेटेड डिसीजंस ले, और मेरे पास मत आइयो तो इस चीज के लिए मेरे को जब कंट्रोल करना होगा खुद ही कंट्रोल करूंगा तेरी परफॉर्मेंस को, खुद ही तेरे से जवाब मांग लिया जाएगा। ठीक है जी, काम दे दिया इसको। बेटा आज छोटे मोटे डिसीजन हैंडल करेगा, आज रूटीन जॉब्स को हैंडल करेगा, तभी तो बेटा दिमाग उतना डेवलप होगा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। रूटीन जॉब ही कभी करने को नहीं दोगे तो कभी कहोगे उसको करोड़ रुपए का डिसीजन ले ले। जिसको जीएसटी की अकाउंटिंग नहीं दोगे, जिसको जीएसटी की रिटर्न नहीं पता होगे, उसको कभी कहोगे जीएसटी के केसेस लड़ा जा। कैसे? आज रूटीन जॉब हैंडल करने आएंगे तभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो डेवलप होंगे। ये दिमाग है ना बेटा, जितना इस्तेमाल करते हैं उतना ही बढ़ता है। नहीं करोगे इस्तेमाल ये ठप है। कभी सोचा है बेटा हमारा राइट हैंड ज्यादा क्यों काम करता है लेफ्ट से? यूज नहीं करते। इस चीज का जितना इस्तेमाल होता है उतना ही ग्रोथ कर रही है वो। बेटा इसका जितना इस्तेमाल होगा ना वही बढ़ेगा। आज छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक बनोगे। ठीक है जी, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, समझ आई बात। ठीक है। थर्ड वन इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है क्यों? बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, हम क्लास के मॉनिटर बन जाते हैं, हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं पता नहीं कौन सी पावर आ गई। स्कूल का हेड बॉय बन जाता है, पता नहीं कौन सी पावर आ गई, हम मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए। तो बेटा इसको तो टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर करने को मिल रही है। पावर टॉप लेवल की थी, उसने हमें दे दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की थी, उसने हमें दे दी। बेटा दुनिया में, कल मैं एक बात बोल चुका हूं, दुनिया में 1% लोग वो भी तो हैं जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ही तो है, पैसा नहीं मिल रहा लेकिन टॉप लेवल की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को मिल रही है। और बेटा इनमें नेक्स्ट फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस आ जाती है। जैसे ही टॉप लेवल आपको काम बांटता है ना, आपको लगता है यार मेरे लेवल पे तो 20 लोग और काम करते थे, मुझे ही क्यों मिला काम। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है टॉप लेवल। क्लास में 60 बच्चे और ही हैं, ये मेरे को ही क्यों मॉनिटर बनाया गया। बेटा अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इज क्रिएटेड विद इन द एम्प्लॉय। बात समझ में आई? तो बेटा ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी इंसान मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, बात ओके। फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब बेटा देखो, जो नोट्स में मैंने बताया वो लॉजिक अलग है और जो मैं आप बताने वाला हूं वो लॉजिक अलग है। पहले दोनों की बातें कर लेते हैं, अब जैसा आपको पसंद आए वैसा लिख लेना। ठीक है। मैंने पहले नोट्स में क्या बताया वो समझो। बेटा जब टॉप लेवल अपनी पावर शेयर करता है, जब कोई किसी को अथॉरिटी बांटता है, जब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटता है, तो उसके दिमाग में ना एक चीज जरूर रहती है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये वो काम कर भी पाएगा कि नहीं जो मैं इसको दे रहा हूं, इसका एक्सपीरियंस क्या है। यानी कि बेटा आप सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, ऐसे नहीं करते कि किसी को भी काम बांट दिया, आपके दिमाग में उसकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। बेटा ऐसे नहीं काम बांट सकते आप जब काम बांटते हो तो सामने वाले की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपके दिमाग में जरूर रहता है। यानी कि बेटा आप सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हो, एंड सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन। अब याद कर लो फ्योल का प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क से हमेशा स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। मैं 5 सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाता? डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन। सिंपल सी बात ही है, पढ़ा नहीं सकता ये तो फिर मुकालता ही है, जो कहोगे 50 और भी पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना, बात समझ में आई? ठीक है बाबू, डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑलवेज लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये तो नोट्स की बात कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की होती है क्योंकि आप डिवीजन ऑफ वर्क बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करते हो। डिवीजन ऑफ वर्क का रिजल्ट क्या है? स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन का हमेशा रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये तो रही नोट्स की बात। मेरे एंगल से जो मैं समझाने का तरीका समझता हूं वो ज्यादा मेरे को लगता है आसान है। बेटा देखो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पता है क्या होती है? शुरू के 2 कारणों की वजह से, एक तो इफेक्टिव मैनेजमेंट और एक एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब समझना जरा बेटा, जब आप फ्री होते हो फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क, यू आर ट्राई टू एक्सेल इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना, टॉप लेवल क्या करता है? नई अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करता है। ठीक है, और बेटा इतने ही आप एम्प्लॉय को कह रहे होते हो रूटीन जॉब तू देख, सारा दिन वो रूटीन जॉब देख रहा होता है। ठीक है जी बेटा, मैं बोलता हूं यही दोनों कारण है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के। अब समझना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से,
मैंने रुड़की में एक ऑफिस सर्च किया, ठीक है, मैंने ऑफिस खरीद लिया, ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं रोज रोज जा सकता। इनिशियली मैंने अप डाउन भी किया है, लेकिन मैं रोज तो नहीं जा सकता। मैंने यहाँ से 2 एम्प्लॉइज उठाए जिनको रूटीन जॉब अच्छे से हैंडल करने आ गई। मैंने कहा पूरा ऑफिस तुम्हारे को दिया ये, जब मुझे कंट्रोल करना होगा महीने 1.5 महीने बाद मेरे पास टाइम हुआ करेगा, मैं एक बार आ जाया करूंगा, पूरा ऑफिस तुम्हारा। अच्छे से डिसीजन लो, इंपॉर्टेंट डिसीजन भी तुम्हारे, इनसिग्निफिकेंट तुम आगे बांटो, किसी को भी बांटो। बेटा एम्प्लॉय इतने डेवलप हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम झेल सकते हैं। और आपने नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेल किया है। क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन है नहीं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ? बात समझ आई? और रियलिटी में मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है। मैं जाता नहीं हूं, मेरा ऑफिस है रुड़की आवास विकास में, ठीक है जी। बढ़े आगे, ठीक है जी। 4 हेडिंग ओके। बेटा 5th हेडिंग है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। यही हेडिंग है, ये हेडिंग उधर नहीं है लेकिन अभी समझकर चल रहे हैं इसको। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की कहता है एक हायरार्की बन जाती है, एक चेन क्रिएट हो जाती है, डेलीगेशन हो जाती है बेटा क्रिएट। एक लाइन मत भूलना अगर सच में इसको समझना चाहते हो, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू हुम। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी समझ में आएगा, जरा एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो। बेटा मैं अपने ऑफिस के एंगल से बात बोलता हूं। मेरे ऑफिस में 4 स्टाफ है, ठीक है। मैंने ना एक को पावर दे रखी है बहुत तगड़ी। मैंने कहा एक एम्प्लॉय बहुत एक्सपर्ट है, मैंने कहा तू कितने भी पैसे का टैक्स पे कर सकता है, कितने भी पैसे का। मैंने कहा 5 लाख 10 लाख किसी पार्टी का कितना भी टैक्स हो, तू कितना भी टैक्स पे कर सकता है, तेरी पावर अनलिमिटेड, ठीक है जी। मैंने बी को बोला, ये भी थोड़ा एक्सपर्ट है, मैंने कहा लेकिन तेरी पावर अप टू 2 लाख है, 2 लाख तक टैक्स का मैटर आए तो तू पे कर सकता है, 2 लाख से ज्यादा नहीं, उसके लिए तेरे को एक को ही बताना पड़ेगा, ठीक है जी। बेटा सी को भी पावर दे रखी है, मैंने कहा तेरी पावर 1 लाख तक है, 0 रुपए से लेकर 1 लाख तक का टैक्स हो तो तू पे कर सकता है, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो बी को बताएगा हमेशा, ठीक है जी। और बेटा मैंने डी को भी पावर दे रखी है कि अप टू ₹20,000, ये नया एम्प्लॉई है, मैंने कहा 20,000 तक टैक्स हो तो तू पे कर ले, अगर इससे ज्यादा की बात हो तो सी को बता दिया, ठीक है जी। सबकी पावर बांट दी, आपको पता भी नहीं होगा, हेडिंग भी खत्म हो गई। बेटा मैंने क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू होम। जितनी पावर देते हो ना, जिस हिसाब से पावर देते हो उस हिसाब से पता लग जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है। आपको क्लियर कट पता लग रहा है कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है? बन गई चैन। और कैसे बनाते हैं चैन? पता नहीं लग रहा कौन किसको रिपोर्ट करेगा? क्या क्रिएट नहीं होगी अपने आप एक हायरार्की, अपने आप एक चेन क्रिएट होगी। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, इसकी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू हुम, और इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ चैन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप सब क्लियर हो जाती है पावर बांटने के साथ ही। समझ आई बात? पक्का बैंक में भी तो ऐसे ही होता है, आप गए हो तो पता लग जाएगा आपको। बेटा 2 पर्सन कैश डिपॉजिट देख रहे हैं, एक में लिखा हुआ है अप टू 50,000 तक का कैश डिपॉजिट आप यहां कराओ, और एक में लिखा हुआ है 50,000 से ज्यादा और अनलिमिटेड इस खिड़की में जमा कराओ, ठीक है जी। पता नहीं लग रहा कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट, क्लियर कट पता लग रहा है। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू होम, ठीक है ना। यही है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। पावर बांटना बेसिस है बेटा, ठीक है। एंड लास्ट वन, बेटर कंट्रोल, या यहां पर नाम हो सकता है बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बेटा देखो कोऑर्डिनेशन तो बढ़िया होगा ही होगा, पता है क्यों? आपके दिमाग में सबसे बड़ा डर है डेलीगेशन के 3rd एलिमेंट का, नोन एज अकाउंटेबिलिटी। देखो खाली पावर तो दी नहीं गई आपको, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो जवाब तो पक्का माना जाएगा। अब सबके दिमाग में डर होता है बेटा कि अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे,
कि अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन बेटा कहीं ना कहीं यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, यू आर बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। गलती से भी बेटा अगर आपसे जवाब मांगा गया और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, यू विल बी फायर्ड, किसी भी दिन निकाल दिए जाओगे ऑर्गेनाइजेशन से या डिमोशन कर दिया जाएगा। इस डर के कारण बेटा कोऑर्डिनेशन में काम करते हो और ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम पूरे भी करके देते हो साथ साथ। डर है दिमाग में अकाउंटेबिलिटी का, ये ना होता फिर तो खुले सांडो आप कुछ भी करो, ठीक है ना। ये डर है बेटा काम करने के लिए। बात ओके, पक्की बात। बढ़े आगे चलो जी बढ़ते हैं आगे। एक हेडिंग रह गई बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में, जैसे ही वो हेडिंग खत्म हो जाएगी सब फिनिश हो जाएगा। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन के एलिमेंट भी हो गए, डेफिनेशन भी होगी, डिफरेंसेस भी हो गए, ठीक है जी। डिसेंट्रलाइजेशन की एक हेडिंग है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब ये हेडिंग को समझाने के लिए मुझे एक बार डायग्राम दोबारा बताना है बेटा। अभी सामने देखना जरा बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन की हेडिंग है क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। काम कहां तक बटा है? लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की, काम तो यहां तक बटा हुआ है बेटा। अब होता क्या है डिसेंट्रलाइजेशन में, अब मान लो ये बैंक मैनेजर है, ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इससे ऊपर इसका रीजनल मैनेजर है, देन जोनल मैनेजर है, देन बेटा समझ लो जनरल मैनेजर है। इसके बाद होती है पीओ की पोस्ट, प्रोबेशनर ऑफिसर या क्रेडिट मैनेजर भी होता है। क्रेडिट मैनेजर, प्रोबेशनर ऑफिसर, क्लर्क और फिर 4th ग्रेड बैंक का, बहुत बड़े लेवल से, ठीक है। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, काम बहुत सारी पावर इसको डेलीगेटेड है, बहुत सारी पावर, ठीक है ना। ये डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। डिसीजन आपको लेना था, आपने लोएस्ट लेवल तक पावर बांटी, इसको लोन करने की पावर है मान लो 2 करोड़ हो सकता है। इसके सामने 2 करोड़ की कोई फाइल आई, ठीक है, इसने स्टडी करी, बहुत अच्छे से स्टडी करी, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, स्टडी कर रहा है कि लोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इसने अपने रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट किया, कहता है सर आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मेरे पास ना एक फाइल आई है, 2 करोड़ रुपए की फाइल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, क्या करूं, ठीक है। बेटा मैंने ना डिसेंट्रलाइजेशन में एक बात बोली थी, लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स। सुपीरियर कंट्रोल करना कम पसंद करते हैं। जब आपको एक बार पावर दे दी तो आप ही लो डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। यू आर गिवन अ कंप्लीटली ऑटोनॉमी टू टेक एनी डिसीजन, फ्रीडम है आपकी, जैसा मर्जी डिसीजन लो, ठीक है। बेटा रीजनल मैनेजर का जवाब पता है क्या आने वाला है? एज एक्सपेक्टेड, बता रहा हूं आपको जवाब क्या आएगा। आपने 15 दिन फाइल पे स्टडी कर लिया, आज आप मुझे फाइल दोगे, मुझे 15 दिन लग जाएंगे। यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन, यू आर वेरी क्लोज टू द ऑपरेशन, टेक डिसीजन, आप ही ले लो ना डिसीजन। जब आप इतना क्लोज हो ऑपरेशन के, 15 दिन स्टडी कर चुके हो, आप इसको फाइल पकड़ाओगे 15 दिन और जाएंगे, और ये वेला तो है नहीं, फिर इसके नीचे तो बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, ठीक है ना बेटा। इसीलिए बोल रहा हूं डिसेंट्रलाइजेशन में आपको कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है बेटा, बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है, जैसा मर्जी डिसीजन ले सकते हो, समझ आई बात। इसलिए डिसीजन मेकिंग इज क्विक। हाँ बाबू देख, ये ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, और ये रीजनल मैनेजर है। मैंने एग्जांपल में मैंने क्या बोला, इसको लोन की पावर है 2 करोड़ की, ठीक है। इसने फाइल को स्टडी करा, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं लोन करने से पहले, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हो आप क्लाइंट से, और इनकम टैक्स रिटर्न्स, कॉम्प्यूटेशन, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल सब मांगते हो आप, ठीक है। क्लाइंट आपको सब कुछ देखे कि आप स्टडी कर रहे हो कि लोन करना चाहिए कि पार्टी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। 15 दिन स्टडी करने के बाद आप आज भी कंफ्यूज हो कि लोन करूं कि ना करूं, और आप अपने रीजनल मैनेजर को कह रहे हो सर एक बार फाइल आप देख लेते, तो इसका जवाब क्या आने वाला है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन में आपके सुपीरियर कंट्रोल इतना नहीं रखते, लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर एंड मोर फ्रीडम एंड मोर ऑटोनॉमी गिवन टू यू। तो बेटा ये क्या बोलेगा कि 15 दिन आप मेरे को वेस्ट हो जाएंगे, यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन, आप ही क्लोज हो ऑपरेशन के, मैंने तो फाइल देखे भी नहीं, तो टेक डिसीजन, लोन करना है कर दो, नहीं करना आपको समझ नहीं आता तो मत करो, ना कर दो, ठीक है ना बेटा। ओके बात, इसलिए बोल रहा है क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि किसी को जवाब नहीं देना, किसी से पूछना नहीं। लेकिन बेटा डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन में क्या होता है, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, सुपीरियर कंट्रोल करते हैं आपको, ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते आप, समझ आई बात। यहां बेटा कंप्लीट फ्रीडम है, जैसी मर्जी डिसीजन मेकिंग लो, बात समझ आई।
डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सबसे बड़े बड़े मुद्दे खत्म हो गए। और बता देता हूं पेपर में से इन दोनों के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बाकी आप समझदार हो कि करना है कि नहीं। चलो बेटा अब हम फ्रंट पेज पर आ रहे हैं। पहले ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पढ़ेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है जी। चलो पहले ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस है तो मतलब सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है, सीक्वेंस में चलेगा। बेटा पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एंड सेकंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये दोनों बातें एक साथ होंगी, मेरी तरफ देख रहे हो पहले आप। बेटा ऑर्गेनाइजेशन जितने भी काम करती है, पहली हेडिंग की बात कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क और डिपार्टमेंटलाइजेशन मैं इकट्ठा कराऊंगा, आप सब सामने देखेंगे। बेटा ऑर्गेनाइजेशन जितने भी काम करती है, द होल वर्क should be divided into smaller and manageable task। बेटा आज जितने भी काम करते हो इन काम के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, छोटे छोटे टुकड़े, एंड देन ईच पार्ट इज नोन एज जॉब। हर छोटे पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? जॉब। बात समझ में आई? क्या करो बेटा, एक टोटल काम आइडेंटिफाई करो, उस टोटल काम के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, जो मैनेज भी हो पाए। मैं अगर आपसे पूछूं बैंक क्या करता है, तो बैंक तो बेटा बहुत कुछ करता है। क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो। एटीएम इशू करता है, चेकबुक इशू करता है, सेविंग बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एफडी के पैसे एक्सेप्ट करता है, आरडी के पैसे एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, लोकर फैसिलिटीज देता है, आपके भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर देता है, आपके भी यहाँ पर हाउस टैक्स पे कर देता है, लोन की कैटेगरी 10 है, इतना कुछ करता है बैंक। क्या करो बेटा, टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करो, उसके स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स कर लो, एंड देन ईच स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क इज नोन एज जॉब। ठीक है जी, हमने जॉब डिजाइन कर लिया, हमें पता लग गया क्या क्या होता है बैंक में। हो गया जॉब डिजाइन, हो गया। बेटा सेकेंड हेडिंग इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब है? एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। देखो बेटा, हमने जॉब आइडेंटिफाई करी थी, जो जॉब सिमिलर नेचर की हैं उनको कर दो इकट्ठा और एक डिपार्टमेंट बना दो। समझ आई बात? जो जॉब एक जैसी हैं उनको इकट्ठा करके डिपार्टमेंट बना दो। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल चाहिए, मुझे पक्का पता है आपको एग्जाम्पल चाहिए। लो एग्जाम्पल, बेटा बैंक क्या क्या करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सेविंग बैंक के पैसे एक्सेप्ट करता है सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है। करंट अकाउंट के पैसे पकड़ता है, एफडी के पैसे लेता है, ले लेता है, आरडी के पैसे ये भी ले लेता है, ठीक है जी। ये छोटी छोटी एक्टिविटी है, इन सबको हम बोलते हैं जॉब, ठीक है। और क्या करता है? एटीएम इशू करता है बेटा, ठीक है। और क्या करता है बेटा? क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है, एटीएम मतलब डेबिट कार्ड, ठीक है। और क्या करता है बेटा? चेकबुक भी इशू करता है। और क्या करता है? लोकर फैसिलिटीज भी देता है, ठीक है। और क्या करता है? अभी बहुत सारी बातें रह गई, लोन सारी बातें छोड़ दी मैंने, छोड़ दो, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, ये अभी तक मैंने जॉब डिजाइनिंग करी, आइडेंटिफाई करा टोटल का, उसको डिवाइड करा छोटे छोटे पार्ट में, हर छोटे पार्ट को मैं बोल रहा हूं जॉब है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक्टिविटीज हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। जिन एक्टिविटी का एक जैसा नेचर है ना बेटा, उनको इकट्ठा कर दो, एक डिपार्टमेंट बना दो। यार ये एक ही तो बात है, पैसे ही तो एक्सेप्ट हो रहे हैं चारों में। आप सेविंग बैंक के भी पैसे लेते हो, करंट के भी लेते हो, एफडी के भी लेते हो, आरडी, पैसे ही तो लेने हैं, एक जैसी बात नहीं है। एक डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते? एक डिपार्टमेंट यहां भी बन सकता है। एटीएम इशू करना है, क्रेडिट कार्ड इशू करना है, चेकबुक इशू करनी है, हर अकाउंट में ही करनी है लगभग, तो एक ही डिपार्टमेंट बना दो ना। और यकीन मानना ऐसा ही होता है, बस आपको दिखता नहीं है, होता तो ऐसे ही है। लो और भी एग्जांपल दूं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं इस चीज के ऊपर भी। लो मैं आपको दिखा रहा हूं, Hyundai की बात कर रहा हूं, किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर लो। ये क्या करते हैं बेटा? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं कार बनाने के लिए, करते हैं। और क्या करते हैं? परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। ये क्या होता है बेटा? Hyundai एसी बनाता है क्या? एसी बनाता है Hyundai। टायर
म्यूजिक सिस्टम, ये सब खरीदा बाहर से ही खरीदा जाता है ना, उन्हें बोलते हैं परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, जो बना बनाया खरीदता है, ठीक है, या एसेसरी बोल लो आप, या मैं अलग ही क्रिएट कर देता हूं परचेज ऑफ एसेसरी। ठीक है, और क्या करते हो बेटा, प्रोडक्शन करते हो इन सब का इस्तेमाल करके, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सारे फंक्शन आप परफॉर्म करते हो। लेकिन फिर अगेन एक बात बेटा, टोटल काम को आइडेंटिफाई कर लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, हर छोटे टुकड़े को हम बोलने वाले हैं जॉब। लेकिन उसके बाद जो जॉब सिमिलर नेचर की हैं, क्या करो बेटा, ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। एक जैसी तो बात है, एक डिपार्टमेंट ही बना दो, परचेज डिपार्टमेंट। एक जैसी तो बात है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एक ही डिपार्टमेंट बना दो। समझ आई बात? लेकिन अभी हल्की सी बात रह गई, मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई। डिपार्टमेंटलाइजेशन के ना बेटा 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन। लो समझना जरा, 3 तरीकों से होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, on the basis of product। थर्ड वन की बात बिल्कुल बाद में, क्योंकि ये दोनों हमारे कोर्स का पार्ट है, तीसरा कोर्स का पार्ट नहीं है। बेटा देखो बात सुनो, इधर देखना जरा मेरी तरफ। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा ये डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जस्ट लाइक दैट बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेजर फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसका एक डिपार्टमेंट बना दो। प्रोडक्शन एक मेजर फंक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज एक मेजर फंक्शन है, परचेज डिपार्टमेंट। सेल्स एक मेजर फंक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट। और फोर्थ डिपार्टमेंट में भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये छोटा सा था, इसलिए इसको दोनों को मिलाकर एक डिपार्टमेंट बना दिया। ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर, या ये डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का एक तरीका है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट की जाती है। अभी अगला टॉपिक मेरा यही है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े आप फंक्शन के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। जब आप प्रोडक्ट के हिसाब से बांटते हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये क्या होता है बेटा, आपकी कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स, फुटवियर, गारमेंट्स एंड लेदर गुड्स, ठीक है। टुकड़े करे प्रोडक्ट के हिसाब से, हर एक में 4 डिपार्टमेंट, जैसे यहां थे प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड अकाउंटिंग। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड अकाउंटिंग। बेटा ये क्या है, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑल्सो नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। बात समझ आई? तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के 3 रास्ते हैं, 2 मैंने बता दिए। एक तो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, एक फंक्शन के हिसाब से होता है। बेटा एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन हल्का सा जिक्र कर देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, बेटा ऑर्गेनाइजेशन की 3 फैक्ट्री हैं, एक दिल्ली, एक चेन्नई, एक मुंबई। लो जी, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ठीक है। और बेटा सब में डिपार्टमेंट वही 4-4, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, वही सब कुछ वहां। ये कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए इसके कोई जिक्र नहीं होगा, आगे जिक्र सिर्फ इन दोनों का होगा। लेकिन अभी पहले मैं ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पूरा कर दूं। 2 बात समझ आ गई। थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, आपने काम देख लिया क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है? जो एक जैसा था उसको इकट्ठा भी कर दिया, डिपार्टमेंट भी बन गया। डिपार्टमेंट बनाने के 2 रास्ते भी पढ़ लिए हमने, डिपार्टमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं। क्या हमारा काम स्टार्ट हो गया?
सबको पता लग गया सबने क्या क्या काम करना है, कुछ पता लगा नहीं। अब बताओ बेटा किसकी ड्यूटी क्या रहेगी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। और एक बात ध्यान रख लेना, जब भी किसी पर्सन को ड्यूटी असाइन करते हो तो दिमाग खुला होना चाहिए। बाबू ड्यूटी असाइन करते टाइम दो बातें हमेशा ध्यान रखना, नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या जॉब परफॉर्म कराने जा रहा हूं मैं और उसकी क्वालिफिकेशन है क्या। देयर शुड बी अ बैलेंस। इंसान एमबीए है इन फाइनेंस तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जगह यहां है, उसको ड्यूटी यहां असाइन होनी चाहिए, यहां नहीं होनी चाहिए। जब ड्यूटी असाइन करने बैठो तो बेटा देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है जी, काम बांटेंगे और काम बांटते टाइम दो बातों का ध्यान भी रख लेंगे। ठीक है, बट गया काम। एंड लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या कह रहा है बेटा, सबको बता दो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन किसके लिए अकाउंटेबल। कहता है इतनी सारी बातें बता दो, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर कर दो। मैं फिर एक बात बोलता हूं बेटा, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू हुम। बस आप पावर बांटो, पावर बांटने के साथ खुद पता लग जाएगा किसको किसको रिपोर्ट करना है। मैंने एग्जांपल रब कर दिया, याद है एबीसीडी अभी बताया, टैक्सेस की बात करी। सिर्फ पावर बांटो, अपने आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगी। कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, सबको पता लग जाएगा। कौन किससे ऑर्डर लेने वाला है, किसको ऑर्डर देने वाला है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए अकाउंटेबल, हर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस समझ में आया? हाँ आया कि नहीं आया? डिवाइड हो गया था काम, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, ड्यूटीज बांट दो और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर कर दो। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। मीनिंग मतलब जो डेफिनेशन है जो आपके नोट्स में लिखी है बिल्कुल सबसे ऊपर क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज द डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है ना, पढ़ ली डेफिनेशन। बेटा एक बात बताऊं, अभी तो समझ में आ रही होगी लेकिन मैं अगर प्रोसेस ना पढ़ाऊं तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। डिफाइन करना मतलब पहला काम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुप करना है। और क्या कह रहा है बेटा, एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, यानी कि 4 स्टेप पर आ गया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दो। और यही ना पढ़ाया जाए प्रोसेस और पहले दिन आते ही बच्चे को समझाया जाए, ला मैं तेरे को ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन समझाता हूं। बेटा समझा के दिखा दो, मैं नहीं मान सकता आपको, मैं टीचर नहीं मानने का तब तक जब तक समझा नहीं सकते। समझा के दिखा दे कोई भी, समझाने नहीं कहते, उसे रटवाना कहते हैं। क्या समझ में आएगा बच्चे को पहले दिन? ठीक है, बात समझ आई। अभी इंपॉर्टेंस पे लगा रहे हैं हम ब्रेक। अगला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, छोड़ो नेक्स्ट पेज पर आओ। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, चलो ये टॉपिक करते ही ब्रेक लेंगे, 2 मिनट का टॉपिक है, ये निपटाओ पहले। ये टॉपिक करने के बाद ब्रेक, फिर मेरा टॉपिक रहता है सिर्फ हाफ एन आवर का। चलो जी समझना जरा बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। डेफिनेशन दिया है पीटर ड्रकर ने, हाँ बस थोड़ी सी पी के दी थी तो हाँ डेफिनेशन हॉचपॉच हो गई। कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स। बेटा इंडिस्पेंसिबल मीन्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट नेसेसरी। कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा जरूरी है, चाहे वो आप ये ऑप्ट करो, इधर देखो, चाहे वो आप फंक्शनल ऑप्ट करो, चाहे वो डिविजनल करो, लेकिन ऑप्ट करना जरूरी है। कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स। इंडिस्पेंसिबल मतलब एब्सोल्यूट नेसेसरी, एंड अ रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस और इवन डिस्ट्रॉय इट। कहता है और अगर आपने गलत स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया तो हो सकता है बेटा परफॉर्मेंस इंपेयर हो जाए, इंपेयर मतलब खराब हो जाए, या बेटा परफॉर्मेंस निकल के ना 0 ही हो जाओ, इवन डिस्ट्रॉय इट। लो मैं आपको एक बात बोलता हूं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है और एक स्कूल चल रहा है, किसी को नहीं पता कौन प्रिंसिपल, कौन वाइस प्रिंसिपल, कौन स्ट्रीम हेड, कौन क्लास टीचर, कौन मॉनिटर, कुछ नहीं स्ट्रक्चर क्लियर। हर बंदा क्या कर रहा होगा पता है आपको, एक दूसरे को ऑर्डर दे रहा होगा, जा तू वो काम कर ले, उसको कह रहा होगा तू वो कर ले, तू वो कर ले, करते रहो। ये तो मोर और लेस ऐसे ही हुआ है क्रिकेट टीम है, कैप्टन डिसाइडेड नहीं है। वो कह रहा है पहली बॉलिंग मैं करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं करूंगा, लड़ रहे हैं बताओ क्रिकेट ग्राउंड पे, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। इट इज मोर और लेस लाइक दैट।
बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, एंड अ रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस। इंपेयर मतलब खराब कर देगा आपकी परफॉर्मेंस को। क्या बेटा? बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जीरो ही कर देगा आपको। मैं तो खुद बोल रहा हूं बेटा, स्कूल चलाकर दिखा दो और क्रिकेट टीम वो मैच जीत के दिखा दे, कुछ भी नहीं होगा ना। पता है ना क्या इंपॉर्टेंस है, हर चीज डिफाइन होने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है स्ट्रक्चर की। ठीक है जी। अब बेटा आपके सामने इसने 4 मैटर दिए हैं, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिए हैं बेटा 4 मैटर। एक बात बताऊं, 4 में से 2 हम पढ़ा चुके हैं। पहली हेडिंग का नाम है जॉब डिजाइन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड हेडिंग का नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन, वहां पर भी यही था। थर्ड वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, काम की बात। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये लिख लो, आज ही बोल रहा हूं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है बेटा? सुनो, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। सुन लो क्या कह रहा हूं बेटा, इसका देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, जो समझाने की इंपॉर्टेंस है वो अलग ही है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। एक सिंगल सुपीरियर कितने लोगों को कंट्रोल करेगा, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। बेटा आपके स्कूल वाले भी डिसाइड करते हैं, मैं भी डिसाइड करता हूं, यूनिवर्सिटीज भी डिसाइड करती हैं। एक एक्सटेंट के बाद आपने सोचा है स्कूल वाले एडमिशन लेना बंद कर देते हैं, क्यों? सोचा नहीं कभी? एक क्लास में 60 एडमिशन हो गए, उसके बाद उन्होंने एडमिशन लेने ब्रेक लगा दिए, बच्चे मिन्नतें कर रहे हैं एडमिशन ले लो एडमिशन ले लो, वो लेते ही नहीं। बेटा दे आर डिसाइडिंग सम स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि एक टीचर से कंट्रोल कितने बच्चे हो सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। मैं भी यही करता हूं, जब मुझे लगता है यार एडमिशन को ज्यादा हो रहा है, ठीक है रजिस्ट्रेशन बंद को, ठीक है अभी लेना किसी को और। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। और एक और बात बताता हूं, एक यूनिवर्सिटी है, आई गेस जहां तक मुझे ध्यान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर बेटा स्पैन ऑफ कंट्रोल पता है क्या है? 1:1। मैंने बैच में भी बोला था, एक कोर्स में एक ही बच्चे का एडमिशन होता है और एक ही टीचर पढ़ाता है। टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो इज 1:1। दूसरे बच्चे का एडमिशन ही नहीं लेते वो, अकेला बच्चा पढ़ता है। फीस भी तो कितनी होती है, कई करोड़ होती है। एक ही टीचर एक ही शायद, और जहां तक मेरा ध्यान है मनमोहन सिंह जी भी वहीं से पढ़े हुए हैं, वो जो इकोनॉमिस्ट है वो वहीं से पढ़े हुए हैं। 1:1 रेशियो है। दिस इज स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। ठीक है ना, समझ में आया? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या काम होंगे, उन काम को इकट्ठा करो, डिपार्टमेंट बन सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कौन सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है। एंड लास्ट वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, काम की बात। बेटा एक बात बताओ, एक इंसान सारे काम कर सकता है? एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? नहीं, किसी एक्सटेंट तक काम बांटना पड़ेगा, बांट दो, खत्म हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पहले ही समझा चुका हूं ना, एक इंसान सारे काम तो नहीं कर सकता, किसी एक्सटेंट तक काम को बांटना पड़ेगा, बांटो सारे टीचर्स में काम, हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म, खत्म। नेक्स्ट पेज पर आओ, टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है? फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक।